नमस्कार, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि युवक भारती पार्ट 1 नवनिर्माण आप सभी को पढ़ने में सहायक जरूर हुआ होगा। तो चलिए आज मैं पार्ट 2 निराला भाई का प्रारंभ करने जा रही हूँ। पहले भी मैंने आपसे ये बात कही है कि किसी भी रचनाकार के जीवन परिचय को अगर जान ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके लेखन को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय मैं आपसे करवाती हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 को हुआ था। महादेवी नामकरण इनके दादाजी भागलपुर वर्मा जी ने किया था, क्योंकि खानदान में कोई भी लड़की नहीं थी। इनके जन्म होने पे वे बहुत खुश हुए थे। इनके दादाजी ने कहा, मेरे घर देवी आई है, लक्ष्मी आई है, इनका नाम देवी रख दिए। परंतु इनके महान गुणों को देखकर इन्हें महादेवी नाम दिया गया। इसी कारण ये साहित्य जगत में महादेवी वर्मा के नाम से जाने जाने लगी। इनका उपनाम आधुनिक मीरा है। ये नाम निराला जी ने ही इन्हें दिया था, क्योंकि इनके काव्य को पढ़ने पर मीरा के विरह वेदना, करुण भाव मिलता है। इसी कारण इनका एक और नामकरण हुआ आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आइए इनके जन्म स्थान देख लेते हैं। फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 में प्रयाग में हुआ। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे कवि थे। माता श्रीमती हेमरानी वर्मा एक अच्छी कवित्री थी। ये भक्ति काव्य लिखती थी, इसी कारण माँ के लिखावट की छवि बेटी के काव्यों में भी पढ़ा जा सकता है। पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा 9 वर्ष की आयु में ही इनका ब्याह हो गया था, क्योंकि पहले 8-9 साल की अवस्था में ब्याह कर दिया जाता था लड़कियों का। तो ये उस समाज से कैसे अछूती रह पाती थी। आइए शिक्षा देखते हैं। इंदौर और प्रयाग से संस्कृत में MA की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इन्हें अन्य संस्थाओं ने PhD और D.Litt की उपाधि भी दे दी। कार्यरत महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक और चांद पत्रिका से ये जुड़ी थी। चांद पत्रिका की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे आज भी वो वाकया याद आता है जब इनकी पहली कविता चांद में छपी थी। उस समय प्रेमचंद जी इनकी कविता पढ़कर बहुत खुश हुए थे और इनसे मिलने इनके घर आए हुए थे, परंतु काम में व्यस्त होने के कारण नौकरानी को ये कह दी कि बैठक में बिठा दो। उस समय अनजान थी कि इनसे मिलने कौन आया है, और प्रेमचंद जी ने अपना नाम नौकरानी को बताया भी नहीं था। जब बैठक में आकर देखती है तो प्रेमचंद जी से क्षमा मांगती हैं। उस समय प्रेमचंद जी के ये शब्द थे कि बेटा तुम सफलता के शिखर पर हो। उस समय महादेवी वर्मा समझ नहीं पाई थी, परंतु हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। साहित्य क्षेत्र में आइए इनका स्थान देखते हैं। महान छायावादी कवित्री, ये भावात्मक शैली को लेकर बहुत ही अच्छी तरह से लिखती हैं। इनकी रचनाओं में आप भावात्मक शैली देख सकते हैं। इनकी वैसे तो बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन जो पाठ में दिया गया है मैंने केवल उन्हीं रचनाओं को लिया है। आइए देखते हैं। निहार, निर्जा, दीपशिखा, यामा, संध्या गीत इनके काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रहों में आप ज्यादातर अलंकार देखेंगे, जैसे कि उपमा, रूप, श्लेष और मानवीकरण अलंकार इनके काव्यों में ज्यादा दिखाई देते हैं। आइए देखिए कि रेखा चित्र जो इन्होंने क्या क्या लिखा है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, और इन्होंने निबंध लिखा है श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था इनकी निबंध है। सम्मान इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, आइए देखिए। पद्म विभूषण पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। ये साहित्य जगत में अगर देखा जाए तो आज भी इनका इतिहास अमर ही रहा है। आइए अब हम विधा परिचय देखते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं, देखिए जरा। संस्मरण साहित्य की एक विधा है। जिस प्रकार से कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा है, ये सब साहित्य की विधा है, उसी प्रकार से संस्मरण भी एक साहित्य की विधा है। अब संस्मरण किसे कहते हैं, देखिए स्मृतियों के आधार पर, यानी अगर हम कोई चीजें याद रखते हैं उस आधार पर, कोई भी विषय ले लीजिए या किसी भी व्यक्ति पर जो आलेख लिखा जाता है उसे संस्मरण कहा जाता है।
यानी जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं। कोई चीज हमारे जीवन में ऐसी हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो या आपके साथ कभी कुछ हो गया हो, आप उसके साथ में पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, वही संस्मरण कहलाता है। बेटा, हम उन यादों को याद करते हैं और ऐसे संस्मरण को हम लोगों को सुनना और सुनाना भी चाहते हैं और हमें उसमें बहुत आनंद मिलता है, वही संस्मरण है। संस्मरण में लेखक का दृष्टिकोण जो होता है वो भिन्न होता है। लेखक जो को स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है, उसी का वो चित्रण करता है। संस्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट रहता है। वह अपने चारों, यानी जब वो संस्मरण लिखता है तो वो निबंध के रूप में लिखता है। वो अपने चारों ओर जीवन का वर्णन करता है, यानी जो कुछ हुआ है उसके जीवन को लेकर पूर्ण रूप से लिखता है। और यही हम श्रीमती महादेवी वर्मा जी के स्मृति की रेखाओं में भी आप पढ़ सकते हैं, अतीत के चलचित्र में भी आप संस्मरण पढ़ सकते हैं। ये इनके साहित्य संस्मरण की कुछ श्रेष्ठ कृतियां हैं। हमारे समक्ष जो संस्मरण ली गई है निराला भाई, हम वो छोटी सी छवि पढ़कर आप समझ पाएंगे कि संस्मरण को कैसे लिखा जाता है और किस विधा को संस्मरण कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आगे आपको पाठ परिचय करवाती हूँ। आइए अब हम पाठ परिचय देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निराला जी की फोटो मैंने लगा दी है। निराला जी ऐसे ही दिखते थे। निराला जी का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला इनका उपनाम था और ये विद्रोही स्वभाव के रूप में जाने जाते थे। ये आजीवन मुंहफट यानी मुंह पर ही बोल देते थे, ये इनका स्वभाव था। और इन्होंने अपनी पूर्ण जीवन गरीबी में ही बिता दिया, क्योंकि जो पैसे इनके पास रहते थे सब खर्च कर देते थे दूसरों के मदद के लिए। इनका पारिवारिक जीवन भी कोई सुखमय नहीं था। पत्नी कम उम्र में चल बसी, समाज के विरुद्ध जाकर बेटी का ब्याह करवाए। कुछ समय उपरांत बेटी भी चल बसी। सारे दुखों को, अपनी भावनाओं को वो किससे कहते थे, तो उन्होंने काव्यों में ही अपनी भावनाओं को लिख डाला। मेहमानों का आदर सम्मान करना इनका देखते ही बनता था और हम इस पाठ में भी ये पढ़ेंगे। समकालीन रचनाकारों के प्रति इनकी चिंता, संवेदनशीलता को हम देख सकते हैं। ये नारियल की तरह कठोर थे, अंदर से नर्म थे। ये मानवता के पुजारी थे। अगर आधी रात को भी कोई इन्हें बुलाए तो ये उनकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते थे। इन सभी गुणों को लेकर लेखिका ने अपनी शब्द शैलियों के द्वारा हमें इस पाठ में उनके अलग अलग रूपों से मिलवाया है। तो चलिए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। चलिए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने 7 परिच्छेद लिए हुए हैं, यानी ये आपके एग्जाम में एक परिच्छेद हो जाता है। तो इस पूरे परिच्छेद को पढ़ना मेरे लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे आपको पढ़ाने बैठी तो काफी समय लग जाएगा और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं इन परिच्छेद को संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। मैंने शब्दार्थ दे दिए हैं कि जब आप परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जो कठिन शब्द है उसके जो अर्थ है मैंने शब्दार्थ में दे दिए, तो आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो चलिए, ज्यादा समय मैं नहीं लेती हूँ आपका और मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जो आपके समक्ष परिच्छेद है, इस परिच्छेद में लेखिका क्या बता रही हैं। लेखिका कहती हैं कि एक समय, एक युग बीत गया, आज भी उन्हें एक याद घेरे हुए है। जो उनके मस्तिष्क में है वो कभी भी उस दिन को भूल नहीं पाती है, हमेशा उस दिन को याद करती हैं और जब याद करती हैं तो उनका चेहरा रोनी सूरत में परिवर्तित हो जाता है। और जो आंखें उस समय गीली थी वो आज भी सूख नहीं पाई। वो कहती है मैं उस दिन को भूल ही नहीं पाती। कहती है कि राखी का दिन था। मैं बिना सोचे समझे भाई निराला जी की सुनी कलाई देखकर उनसे पूछ बैठी कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी, क्योंकि राखी का समय था, उनकी कलाई खाली थी। क्या कच्चा धागा भी उन्हें कोई नहीं बांध सका? यह चित्र में सोच रही थी, परंतु जो जवाब उन्हें निराला जी से प्राप्त हुआ उसे सुनकर चौंक गई। निराला जी ने कहा,
बहन, इस भुक्कड़ भाई को कौन बनावेगी अपना भाई? यह उनके जीवन का दुख था या कुछ और? इस सोच में उन्हें हाथ में राखी बांधने का सौभाग्य शायद महादेवी वर्मा जी को ही प्राप्त होना था। लेखिका को ऐसा भाई उस दिन मिला जो भगवान का रूप था, जिनके ज्ञान के बारे में कोई और नहीं जानता था। सरस्वती की विद्या से वो पूरी तरह से पूर्ण थे। मेहनती बहुत ज्यादा थे और मिट्टी की सुगंध उनके शरीर से आती थी। तो ऐसा भाई पाना लेखिका के लिए सौभाग्य की बात थी। लेखिका कहती हैं कि मैंने दिन रात ऐसे ही अतीत के बहुत सारे पन्ने को उकेरा है और आंसुओं में भिगोया है, और वो सारे चित्र जो मैंने लिखे हैं, जो लिखावट मैंने लिखी है, उन सभी को मैं देखना अगर प्रारंभ करूं तो ये महान कवि भी कुछ अछूते नहीं थे। बहुत सारे कष्ट सहने की प्रक्रिया मैं इनके जीवन में भी देख सकती थी। अगर मैं लकड़ी के स्टैंड पर इनका चित्र बनाऊं और इनके अतीत में अगर मैं जाऊं तो शायद इनके दुखों को मेरे लिए सहज पाना और रख पाना संभव ना हो। फिर हम दूसरा दृश्य देखेंगे। ये जो सोच रही थी लेखिका वो खत्म हो चुका है, परिच्छेद हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो दिया है कि चित्राधार पा लेना सहज नहीं था, यानी अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो इतने परिच्छेद का है। अब मैं जो आपको आगे बताने जाऊंगी उसके आगे के परिच्छेद का संक्षिप्त सारांश है। दूसरे दृश्य में कहती हैं कि इनके बिखरे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मैंने कई प्रयास किए। लेखिका ने कई बार उन्हें ताने भी मारे और कई बार उन्होंने सोचा कि इनके जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, लेकिन हमेशा वो असफल रही। वो बताती हैं कि आज भी एक वाक्य अगर मैं याद करती हूँ तो मैं हंस पड़ती हूँ। एक बार अपनी जिम्मेदारियों से ये मुक्त इंसान, दानशील व्यक्ति की बुराई सुनने के बाद इन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया कि तुम मुझे बार बार कहती हो कि मैं सही से रहता नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं व्यवस्थित रहता हूँ और ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और संयोग की बात ये भी है कि उसी दिन उन्हें 300 रुपए भी मिल गए थे। तो वह पूंजी लेखिका के पास उन्होंने जमा करवा दिए कि अब एक काम करो, तुम मेरे खर्च का बजट बना दो, और ये आदेश उन्होंने दे दिया। लेकिन लेखिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यह कार्य उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अब ये था कि ज्यादा बजट बनाने पर वो मुझे मना नहीं कर सकते थे और न कम खर्च करने पर वो मुझे कुछ कह सकते थे। इस प्रकार की खींचातानी में उनके 30 दिन निकल गए। इस परिच्छेद में आपको 7 परिच्छेद में ये 2 ही वाक्य बताया गया है, और उसके बाद क्या होता है वो हम अगले परिच्छेद में देखते हैं। बच्चों, अब अपने समक्ष आप स्वाध्याय देख रहे होंगे। जो अभी मैंने परिच्छेद पढ़ा है उस परिच्छेद पे ये स्वाध्याय आपको दिया गया है। इस बार मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, आपको स्वाध्याय में उत्तर भी लिख कर दे दिए हैं, जिससे आपको आसानी होगी। क्योंकि पिछले बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मुझे कमेंट्स भी आए थे कि मैडम आप उत्तर भी लिख कर दीजिए। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको उत्तर भी लिख कर दूं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो और आप आसानी से उसे कॉपी कर सके। लेकिन मैंने अभिव्यक्ति नहीं लिख कर दिया है, क्योंकि अभिव्यक्ति पर आपको अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पर सबके अपने अपने विचार अलग तरीके से होते हैं, तो इसलिए अभिव्यक्ति आपको ही लिखना है। परिच्छेद देखिए दिया गया है। कृति 1, परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। आकलन आपको दिया है, संजाल आपको पूर्ण करना है। अब दिया है हाथ के अभिषेक की प्रेरणा लेखिका को इस प्रकार से मिली है। क्या मिली है? गीत सुमनों से भारती की अर्चना, बर्तन मांजने पानी भरने, कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी। फिर शब्द संपदा दी है, निम्नलिखित शब्दों से समानार्थी शब्द लिखिए। स्मरण, याद, मानव, मनुष्य, अर्चना, उपासना, आंख यानी झांकना, देखना। अभिव्यक्ति आपको दिया है, भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, यानी भाई बहन का रिश्ता जो है वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, वो बहुत ही अटूट होता है, बंधा हुआ रहता है। तो आपको उस पर अपने विचार लिखने हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं
कि 300 रुपए लेखिका को प्राप्त हो चुके थे। 30 दिन तो यूं ही बीत गए थे। अब लेखिका को बजट बनाना था, जो कि असफल कार्य था, वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन जिस प्रकार से बच्चा जब परीक्षा देता है तो उसे ये पता होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसमें असफल हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसकी अपेक्षा के विरुद्ध उसे 100 में से 10 अंक भी मिल जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा ही श्रेष्ठ मानने लगता है। तो यहाँ हमारी लेखिका का भी यही हालत था, महादेवी वर्मा जी की भी यही हालत थी। आगे देखिए, अब बजट उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने उनके खाने से लेकर, नमक यानी वहां दिया होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो खाने से लेकर उनके पहनावे, उनके चप्पल से लेकर उनके मकान के किराए, जो भी हो सका हर अनुमान लगाकर उन्होंने बजट तो बना दिया। अब वो बजट उन्होंने निराला जी को दिखाया। निराला जी को काफी पसंद भी आया और पहली बार लेखिका को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ, अपने ज्ञान पर बहुत गर्व महसूस हुआ। लेकिन ये कितना समय तक सार्थकता हो सकता था, कितना समय तक ये सिद्ध हो सकता था, ये तो पता तब चला जब सवेरा हुआ। सवेरा होने पर निराला जी आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे 50 रुपए दे दो, किसी विद्यार्थी के परीक्षा की फीस भरनी है। अगर मैं वो फीस नहीं भरूंगा तो उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या था, शाम होते होते फिर आ गए। फिर कहने लगे साहित्यिक मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई है। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपए मनी ऑर्डर करना है। दोपहर को किसी मित्र की भतीजी के विवाह में 100 रुपए देना अनिवार्य हो गया। अब सारांश ये था कि 2 दिन तो बीत गए, तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ सारा पैसा जो है, रुपया जो है, वो समाप्त हो गया और ये हालत आ गई कि लेखिका के खाते से भी पैसे जाने लगे। 1 सप्ताह के बाद लेखिका ने समझ लिया कि ऐसे दानवीर इंसान को रोका नहीं जा सकता। अगर इन्हें मैं रोकने जाऊंगी तो अपनी स्थिति पर ये मुझे भी पहुंचाकर दम लेंगे। इनके बजट को बनाने का दुस्साहस यानी ये गलती, ये कठिन कार्य मैं पुनः कभी नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि इनकी जो जिंदगी अस्त व्यस्त है इसको बदला नहीं जा सकता, इनके स्वभाव को भी बदला नहीं जा सकता। बेचारी ने बड़े प्रयत्न से उनके लिए रजाई कोट बनवाया था और वो जानती थी कि ये वस्तुएं भी किसी जरूरतमंद इंसान को ये दे देंगे और ये भी आंखों से ओझल हो जाएगा। तो इनके लिए कुछ कर पाना ये ठीक नहीं होगा। ये अपनी जिंदगी जैसे जीते हैं वो ये वैसे ही जीते रहेंगे। अब यहाँ लेखिका दूसरे दृश्य की बात करती है कि उन्हें आज भी वो स्मृति याद है, वो चीजें याद है कि जहां पर जब उन्होंने आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी को अतिथि के रूप में आतिथ्य दिया है, आतिथ्य यानी अतिथि के रूप में अपने घर पर बुलाया था। मैथिली शरण गुप्त जी वहां जाते हैं और बिछौने को बगल में दबाए हुए, दिया सलाई लिए हुए, उन्हें अंधकार था सीढ़ियों पर, तो रास्ता दिखाते हुए उनके कक्ष में कमरे में पहुंचते हैं। जब कमरे पर पहुंचते हैं तो वहां पर मैथिली शरण गुप्त ये देखते हैं कि इस इंसान की गरीबी, इस इंसान की तकलीफ, इस इंसान का दुख उनका कमरा बयान कर रहा था। जहां पर उन्होंने ये देखा कि जो बत्ती है वो उसमें कम तेल थे और जो कपड़ा जल रहा था वो अर्ध जली यानी जल रहा था, बंद हो रहा था, जल रहा था, बंद हो रहा था, इस कगार पर चल रहा था, मानो वो बत्ती भी केवल जलने का प्रयास कर रहा था। इतनी सार्थकता उनके उस कमरे में मैथिली शरण गुप्त ने देखा। लेकिन इसके बावजूद भी मेहमानों का आदर सम्मान करने में निराला जी ने कोई कमी नहीं की। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ईश्वर के समान जिस अतिथि को उन्होंने बुलाया था उसके लिए उन्होंने नया घड़ा खरीदकर गंगा जल लेकर आए, धोती चादर जो कुछ भी घर में मिल सका उन्होंने बहुत ही प्यार से तख्त पर, तख्त यानी खाट हम कह सकते हैं, खाट पर बिछाकर उन्हें गौरवपूर्ण से उस पर विराजमान करवाया, उन पर उनको बिठाया। यहाँ पर केवल इतना ही बताया गया है। जब मैं आगे आपको वीडियो अपलोड करूंगी तो इसके आगे का निरंतर जारी करूंगी।
पाठकों कि आगे संक्षिप्त रूप से क्या बताया गया है। अब हमने जो परिच्छेद पढ़ा है उस परिच्छेद पे आधारित यहाँ पर स्वाध्याय तैयार की गई है। आकलन दिया गया है। 3 आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है उत्तर के साथ में, तो आप इसे लिख लीजिएगा। इस परिच्छेद से जितने भी आकलन, जितने भी संजाल, जितनी भी कृतियां तैयार हो सकी हैं, मैंने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की है। स्वाध्याय देखिए निरंतर जारी है, जिसपे आपको कृति पूर्ण करनी है। यहाँ पर मैंने 2 कृतियां दी है, 2 कृतियां पूर्ण कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, उत्तर भी दिए हैं, उत्तर आप लिख लीजिएगा। शब्द संपदा आपको विरुद्धार्थी शब्द दिया गया है। नमक, उत्तीर्ण, हानि, नापसंद, जिसपे आपको दिए हैं नमक, नरम का है कठोर, उत्तीर्ण का है अनुत्तीर्ण, हानि का है लाभ, नापसंद का है पसंद। अभिव्यक्ति आपको दी गई है। अतिथि देवो भव होते हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी अतिथि यानी मेहमान, हम जिसे भगवान का रूप देते हैं, उस पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि उनका स्वागत किस प्रकार से करना चाहिए। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ रविवार को। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।